होटल राजमहल एपिसोड 86 मां का आदेश। विशाल और दिव्या तोमर परिवार के बारे में सब कुछ पता करने के लिए उनके पड़ोसियों तक जा पहुंचे, मगर विशाल का सवाल सुनकर वो औरत कुछ सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो सवाल का जवाब ही ना देना चाहती हो, जैसे उसके मन में एक झिझक और डर हो। मगर दिव्या और विशाल हर हालत में आज दिलीप और उसके परिवार के रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मगर वो दोनों ये नहीं जानते कि उनके सवालों के जवाब उन्हें कितने भारी पड़ने वाले हैं। उस औरत को इस तरह सोच में पड़े देखकर विशाल और दिव्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। देखिए, अगर कोई इस तरह की बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप हमें बता सकती हैं। हमें आपकी मदद करके अच्छा लगेगा, दिव्या ने आराम से उनसे कहा। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो कुछ भी हुआ हम उसे 7 साल पहले भुला चुके हैं। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मुझे वो सब कुछ एक बार फिर से याद करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोग इतनी दूर से आए हो तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, उस औरत ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर दिव्या और विशाल ने एक सुकून भरी सांस ली। अभी वो कुछ बोलने ही वाली है कि तभी दरवाजे से उनके पति भी अंदर आ गए। अरे, आप आ गए? उस औरत ने अपने पति को देखते ही कहा। ये लोग जयपुर के एक अखबार से हैं और वो दिलीप और अनुराधा के परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने दिव्या और विशाल की तरफ देखकर कहा, ये मेरे पति है परमजीत। जैसे ही परमजीत ने दिलीप और अनुराधा का नाम सुना, उनका चेहरा फीका पड़ गया। वो बिना कुछ कहे अपनी बीवी के पास आकर बैठ गए। उनके घर में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं रही। घर में 11 लोग थे। सबसे पहले यहाँ पर दिलीप के माँ बाप आकर रहने लगे थे, सुमित्रा देवी और नारायण सिंह तोमर। उनका बड़ा बेटा रमेश ज्यादा किसी से खुलता मिलता नहीं था और अपने काम में लगा रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, शिखा और मुस्कान, और एक बेटा था अमन। उनकी बीवी मंजू अपना ज्यादा वक्त रसोई में ही बिताती थी, मगर ये दिलीप पूरा घर अच्छे से संभाल लेता था। दिलीप और उनकी बीवी अनुराधा को एक ही बेटा था, करण। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले अचानक से उनकी मां का देहांत हो गया। सुमित्रा देवी के मरने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरा घर वीरान हो गया हो। सब लोग बिल्कुल अलग थलग हो गए, मगर इसका सबसे ज्यादा असर दिलीप के ऊपर पड़ा। दिलीप पूरी तरह से शांत हो गया था। वो ना ही तो किसी से कुछ बात करता था और ना ही ठीक से खाता पीता था। हाँ, हम लोग रोज रात को वॉक करने के लिए जाते थे, मगर उसने रात को वॉक करना भी बंद कर दिया। मगर सुमित्रा जी के मरने के 2 हफ्ते बाद ही उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इनकी अपनी एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में लेन देन को लेकर दिलीप का किसी से झगड़ा हो गया। उन लोगों ने दिलीप को बहुत मारा और उसे अधमरा करके उसी फैक्ट्री में बंद कर दिया और फैक्ट्री में आग लगा दी। दिलीप बेहोश था और जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास सिर्फ आग की लपटें ही देखी। तब उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और हम लोगों ने जाकर उसकी जान बचाई, परमजीत ने दिव्या और विशाल को बताया। उस हादसे के बाद तो दिलीप पूरी तरह से बदल गया। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था और वो अपने मन की सारी चीजों को अपने मन में ही रखने लगा। वो घर में किसी से भी बात नहीं कर पाता था। जब उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, तब डॉक्टर ने बताया कि हादसे में इनके लंग्स में काफी ज्यादा मात्रा में धुआं चला गया है, जिसकी वजह से इनके वोकल कॉर्ड्स में दिक्कत आई है। मगर ऐसा लग रहा था जैसे दिलीप किसी से बोलने के लिए तैयार ही ना हो, जैसे उस हादसे ने दिलीप को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया हो। अब ये तो नहीं पता कि वो सच में बोल नहीं पाता था या फिर एक्टिंग कर रहा था, मगर उसे देखकर साफ पता चलता था कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज उसे खाए जा रही है, सुखविंदर ने कहा।
कहने को तो काफी सीधा साधा परिवार था जी। उनके बच्चे रात रात भर हमारे बच्चों के साथ खेलते रहते थे। अरे उनके और हमारे बीच तो बिल्कुल घर वालों जैसे संबंध थे। घर पर कुछ खाना बनता था तो हम सब साथ में खाते थे, या फिर कोई त्योहार होता था तो सब साथ में मनाते थे। मगर उनका परिवार अंधविश्वासी काफी था। मुझे अच्छे से याद है कि उनकी मां के मरने के 2 साल बाद तक भी जब दिलीप ने बोलना शुरू नहीं किया तो इन लोगों ने अचानक से अपनी पूजा पाठ बढ़ा दी। इनके घर से रोज हवन कीर्तन की आवाजें आती थी और कभी कभी पूरी पूरी रात ये लोग पूजा पाठ किया करते थे। हम लोग उनसे पूछते थे कि ये सब क्या चल रहा है, तो घर का कोई इंसान ज्यादा कुछ नहीं बताता था। एक दिन उनके घर में कोई नहीं था और मंजू अकेली थी। उस वक्त मैंने मंजू से पूछा कि मंजू, तुम अपना पूरा दिन रसोई में क्यों बिताती हो? थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, बात करो। तब उसने अपनी आवाज बिल्कुल धीमी कर दी और मुझसे कहा कि दीदी, आप किसी को बताना नहीं, लेकिन ये सब कुछ माँ के आदेश पर ही हो रहा है। सुखविंदर ने कहा। माँ के आदेश पर? लेकिन उनकी माँ तो मर चुकी थी ना? दिव्या और विशाल सुखविंदर की बात सुनकर बहुत हैरान हो गए। हाँ, एक पल को मुझे भी इसी तरह से झटका लगा था। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि दीदी, दिलीप भैया के अंदर माँ की आत्मा आती है। उसने बताया कि माँ आकर उन लोगों को आदेश देती है कि उन्हें किस तरह से अपनी जिंदगी बितानी है और किस तरह से जीना है। उसने मुझे बताया कि वो लोग दिलीप की आवाज के लौट आने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के पूरा होने के बाद दिलीप की आवाज भी वापस लौट आएगी। तो क्या इसके बाद दिलीप की आवाज लौट आई थी? विशाल ने परमजीत से पूछा। जी देखिए, मैं वैसे तो इस अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं करता और ना ही मुझे ये लगता है कि दिलीप की मां सच में आकर उन लोगों को ये सब कहती होगी। लेकिन इस पूजा पाठ के 2 महीने के अंदर अंदर अचानक से एक दिन दिलीप की आवाज लौट आई। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और सबसे पहले की तरह ही बात करने लगा। वो क्या? दिव्या और विशाल को यह बात हजम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में दिलीप की मां की आत्मा उसके अंदर आती थी? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर उन्होंने कोई दवाई ली होगी, दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी अचानक वहां कमरे में अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। इस बात का आभास भी दिव्या और विशाल को पहले हुआ, लेकिन वो सब सच जानना चाहते थे, इसलिए चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। इससे पहले कि वो औरत अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक से घर में रखा हुआ सारा सामान जोर जोर से हिलने लगा। ओ जी, क्या हो रहा है ये सब? सुखविंदर ने तुरंत घबराकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया। अचानक से उनके घर की सारी लाइट्स अपने आप टूटकर जोर की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिरने लगे। आ, 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 आ! सुखविंदर और परमजीत ये सब देखकर काफी डर गए। विशाल, इस सब का क्या मतलब है? दिव्या और विशाल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। दिव्या, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विशाल ने दिव्या को समझाते हुए कहा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? तुम लोगों ने तो यहाँ आकर हमें भी फंसा दिया है। ये सब जरूर दिलीप भाई साहब और उनका परिवार ही कर रहे हैं, सुखविंदर ने घबराते हुए कहा। ये सब तू क्या बोले जा रही है सुखविंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? परमजीत ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा। आप कुछ नहीं जानते जी, मंजू ने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। उसने कहा था कि दिलीप भाई साहब को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं इन लोगों की बातों में आ गई। तभी अचानक से सुखविंदर और परमजीत के घर की सीलिंग पर लगा हुआ झूमर एक तेज धम आवाज के साथ नीचे गिर गया और पूरी जमीन पर कांच ही कांच फैल गया। ये सब देखकर सुखविंदर की चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत दिव्या और विशाल की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों निकलो यहां से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपने घर बुला लिया और उस परिवार की बातें करने लगी। मेहरबानी करके आप लोग यहां से चले जाओ।
सुखविंदर ने हाथ जोड़ते हुए दिव्या और विशाल की तरफ देखकर कहा। दिव्या और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी भी और इंसान को कोई तकलीफ हो या किसी की जान के ऊपर खतरा मंडराए। इसलिए विशाल ने हाथ जोड़ते हुए सुखविंदर और उसके पति से कहा, आप लोगों ने हमारी जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच, मगर हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, इसलिए अब हम चलते हैं। हाँ भाई हाँ, जाओ तुम अब, परमजीत ने कहा। दिव्या और विशाल उसके घर से तो निकल आए, मगर उन्हें उनके सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। विशाल, दिलीप और उसके परिवार के पड़ोसियों से बात करके ये तो समझ में आ गया कि जरूर दिलीप के अंदर ही कोई ना कोई गड़बड़ है। जरूर उसी ने इन सब लोगों को मजबूर किया होगा खुदकुशी करने के लिए। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सब में उसकी माँ का क्या एंगल है। क्या सच में उसकी माँ की आत्मा दिलीप के अंदर आती थी या फिर ये सब कुछ एक ढोंग था? बातें करते करते विशाल और दिव्या एक चाय की टपरी के पास पहुंच गए। वहां पर एक चाय बनाने वाले बाबा बहुत ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहे हैं। अचानक से उन्होंने विशाल से कहा, बेटा, तुम नारायण सिंह के परिवार के बारे में बात कर रहे हो क्या? उनका सवाल सुनकर दिव्या और विशाल बहुत हैरान रह गए। विशाल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बाबा, हम उसी परिवार के बारे में पता करने के लिए जयपुर से यहाँ पर आए हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? बेटा, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर हाँ, मैं इतना जानता हूं कि उनके घर का छोटा बेटा शायद मानसिक तौर पर कुछ ठीक नहीं था। वो कभी पूरी तरह से खुश हो जाता था तो कभी बिल्कुल शांत हो जाता था। उनके घर की बेटी मोनिका की शादी जिससे होने वाली थी, क्या नाम था उसका, हाँ, प्रणव, वो लड़का यहाँ पर आकर पुलिस से कुछ ना कुछ पूछा करता था। वो पूरी छानबीन पर नजर रखता था, लेकिन एक दिन उसने भी अचानक से आना छोड़ दिया। तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, वो यहाँ से आधे घंटे दूर ही रहता है। उनकी बात सुनकर विशाल और दिव्या के चेहरे पर एक चमक आ गई। आखिर में उन्हें अपने सामने एक उम्मीद नजर आ रही है, ऐसी उम्मीद जिससे शायद वो ये सारी गुत्थी आसानी से सुलझा सके। शुक्रिया बाबा। उस बूढ़े बाबा को शुक्रिया कहकर दिव्या और विशाल उनके बताए हुए रास्ते पर चले गए। जब दिव्या और विशाल प्रणव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रणव के घर के बाहर एक लड़की बैठी हुई है। लड़की का चेहरा दूसरी तरफ है, इसलिए दिव्या और विशाल को उस लड़की की सिर्फ पीठ नजर आ रही है। उस लड़की के बाल काफी लंबे हैं और फैले हुए हैं। दिव्या ने जाकर उससे धीरे से कहा, सुनिए, क्या ये प्रणव का घर है? दिव्या का सवाल सुनकर उस लड़की ने अपना चेहरा पीछे घुमाया। उस चेहरे को देखते ही दिव्या और विशाल के होश उड़ गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मोनिका ही है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। उसके गले पर बड़े बड़े नीले निशान हैं। अचानक से वो हवा की रफ्तार से दिव्या और विशाल के सामने आ जाती है। इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। उसने अचानक से अपने हाथ दिव्या और विशाल की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर दिव्या की चीख निकल गई और उसने कसकर विशाल का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मोनिका के हाथ दिव्या और विशाल तक पहुंच पाते, अचानक से प्रणव के घर का दरवाजा खुल गया। कौन है यहां पर? अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आया। उसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और देखने में वो काफी हैंडसम लग रहा है। प्रणव को देखकर दिव्या और विशाल ने अपने आप को संभाला और उसने कहा, हेलो, हम लोग जयपुर के एक मीडिया हाउस से आए हैं। हमें आपसे मोनिका तोमर के बारे में कुछ बात करनी थी। मोनिका का नाम सुनते ही प्रणव की आंखें हैरानी से काफी बड़ी हो गई और उसका चेहरा उतर गया। जी बताइए, उसने भारी मन से पूछा। हमें आपसे उनके और उनके परिवार के बारे में पूछताछ करनी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि
ऐसी क्या वजह थी कि अचानक से पूरे परिवार ने इस तरह से अपने आप को फांसी पर लटका लिया? ये सवाल सुनकर प्रणव कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, वैसे तो हमारा रिश्ता तय हो गया था, मगर फिर भी मैं उन लोगों के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। जिस दिन हमारी सगाई हुई तब भी सब कुछ ठीक था। दिन भर हमारी बात हुई थी, लेकिन न जाने रात को क्या हुआ जो उन सब ने एक साथ आत्महत्या कर ली। दिव्या और विशाल बड़े गौर से प्रणव की बात सुन रहे होते हैं। वो आगे कहता है, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। उनकी मौत के कुछ समय के बाद मुझे सुनने में आया था कि दिलीप अंकल के अंदर उनकी मम्मी की आत्मा आती है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना सुनकर विशाल और दिव्या वहां से बाहर आ जाते हैं। विशाल दिव्या से कहता है, हो ना हो, इसमें दिलीप की मां का कोई ना कोई संबंध जरूर है। हमें उनके घर के अंदर जाकर देखना होगा। दिलीप के घर के पास पहुंचकर उनके पड़ोसियों के पास एक बार फिर विशाल और दिव्या जाते हैं। वो औरत दोनों को एक बार फिर देखकर चौंक जाती है। आप लोग फिर से आ गए? विशाल ने कहा, देखिए, हम एक बार इनका घर अंदर से देखना चाहते हैं। क्या आपके पास इनके घर की चाबी होगी? सुखविंदर ने कहा, जी हां, चाबी तो है, लेकिन आप अंदर ना जाएं तो अच्छा होगा। विशाल ने कहा, हमारा घर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। दिव्या और विशाल घर की चाबी लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर हर तरफ धूल मिट्टी पड़ी होती है। तभी विशाल की नजर सामने लगी तस्वीर पर जाती है, जो कि दिलीप की मां की होती है। विशाल जैसे ही उनकी तस्वीर के नजदीक जाता है तो वो बुरी तरह से हिलने लगती है। ये देखकर विशाल और दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे विशाल और दिव्या के साथ? दिलीप की मां का क्या लेना देना है इस सब में? क्या दिलीप की आत्मा विशाल और दिव्या को छोड़ देगी, या कोई बड़ी मुश्किल इन दोनों का इंतजार कर रही है? ये सब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।